बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, लेकिन शहजाद अकबर साहब ये मान गए हैं कि बशीर मेमन ने हुकूमत के कहने पर जो काम नहीं किए वो काम नैब ने कर दिए। शहजाद अकबर ने बशीर मेमन को 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेजा है और उसकी शिक 6 में इस बात का एतराफ़ किया है कि हुकूमत ने बशीर मेमन को जिन लोगों के खिलाफ तहकीकात के लिए कहा उन पर दबाव डाला या तहकीकात करने की सिफारिश की, बशीर मेमन ने उन पर अमल नहीं किया, जिसके बाद वो केस नैब को भेजे गए। तो शहजाद अकबर ने अपने नोटिस में ये लिखा है कि द फैक्ट दैट यू डिड नॉट प्रोसीड अगेंस्ट इंडिस्प्यूटेबल करप्शन मैटर विच वर लेटर इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूटेड बाय नैब प्रूव दैट यू फेल्ड इन योर जॉब टू नैब करप्ट एलिमेंट। तो कह रहे कि आपने करप्ट अफराद को पकड़ने में नाअहली का मुजाहिरा किया। अब ये बात तो डिबेटेबल है कि बशीर मेमन ने करप्ट अफराद को पकड़ने में अहलियत का मुजाहिरा किया या नाअहली का मुजाहिरा किया। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि उनको जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया उनके खिलाफ उनके पास ठोस एविडेंस नहीं थे। और बशीर मेमन यही कह रहे हैं कि खान साहब ने उनसे कहा था कि जिस केस में तुम हमें कायदे कानून बताते हो, नैब ने वो केस एक कॉल पर टेकअप कर लिया। तो जो नेक्सस नैब का और खान साहब का बशीर मेमन के बयान से बिल्ड हुआ है उसको शहजाद अकबर ने अपने लीगल नोटिस में प्रूव कर दिया है। अब बशीर मेमन की ये बात तो स्टेब्लिश हो चुकी है कि उनसे खान साहब या उनके लोग किस किस्म की फरमाइशें किया करते थे, उनसे क्या चाहते थे। अब बशीर मेमन चूंकि डीजी FIA थे और वो चाहते ये थे कि उनको जो केस दिया जाए उसकी कोई ग्राउंड अवेलेबल हो, तो बहुत से केसेस उन्होंने इस बुनियाद पर टेकअप नहीं किए कि वो उनकी हदूद व कयूद से बाहर थे। जिस तरह जस्टिस काजी फाइसा का केस था, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को के खिलाफ FIR दर्ज करना और उसे गिरफ्तार करना उनके इख्तियार में नहीं था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस तरह मरियम नवाज की गिरफ्तारी, तो मरियम नवाज को तो नैब ने बगैर सबूत व शवाहिद के गिरफ्तार कर लिया, जिसको गिरफ्तार करने से बशीर मेमन हिचकिचा रहे थे या इनकार कर रहे थे। तो बशीर मेमन के इल्जामात पर जिस तरफ से जवाब आना चाहिए था उस तरफ तो सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन कानूनी सलाह मशवरे जारी है। जरा ये कहते हैं कि खान साहब को उनकी कानूनी टीम ने मशवरा दिया है कि जब तक बशीर मेमन के इल्जामात को बुनियाद बनाकर कोई अदालत नहीं जाता या अदालत उसका आज को नोटिस नहीं लेती, उस वक्त तक हुकूमत इस पर कोई रिएक्शन ना दे, यानी प्राइम मिनिस्टर की सतह पर कोई रद्द-ए-अमल ना दिया जाए तो बेहतर रहेगा। खान साहब को उनकी कानूनी टीम ने यह समझाया है कि बशीर मेमन अनाड़ी आदमी नहीं है, एक तजर्बाकार अफसर है और पुलिस में जॉब कर चुके हैं। कानूनी दावपेच और उसकी जो जरूरियात होती हैं उससे वो बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। बशीर मेमन ने खान साहब पर इल्जामात बगैर किसी सबूत के नहीं लगाए होंगे और अगर उन्हें किसी फोरम पर साबित करना पड़ा कि जो कुछ वो कह रहे हैं, यानी बशीर मेमन ने यह कहा था कि खान साहब और उनके ऑफिस में से जो कॉन्स्पिरेसी होती है उनके सियासी मुखालफिन के खिलाफ, तो ये बहुत बड़ा इल्जाम था वज़ीर आज़म हाउस पर, वज़ीर आज़म ऑफिस के ऊपर। तो उन्हें अगर ये इल्जामात साबित करना पड़े तो खान साहब के कानूनी माहिरीन कहते हैं कि वो ये साबित कर देंगे। तो खान साहब के लीगल एडवाइजर ने उन्हें यह मशवरा दिया है कि पहले इंतजार कर लें कि बशीर मेमन के इल्जामात पर मुल्क की आला अदलिया की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, या कोई सियासी जमात या कोई रहनुमा उस पर अदालत से रजू करता है या नहीं। तो जरा ये कहते हैं कि खान साहब की कानूनी टीम का ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून जज अरशद मलिक और अब बशीर मेमन के बयानात को नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील के केस में इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन खदशा जो असल है वो इस बात का है कि कहीं खुद जस्टिस काजी फाइसा इसका आज को नोटिस ना ले लें और ये मामला सुप्रीम कोर्ट को ना भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप ना कर ले। इसी दौरान हुक्मरान जमात की तरफ से बशीर मेमन के इल्जामात का मीडिया पर दिफा करने के लिए भी टीमें मैदान में उतार दी गई है, जो बशीर मेमन की करप्शन और उनकी वाबस्तगी नून लीग से स्टैब्लिश कर रहे हैं। यानी अब हुकूमती लोग, हुकूमती तर्जमान या हुकूमत से वाबस्ता अफराद ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि बशीर मेमन ने जो बयान दिए हैं वो मेलाफाइडी है और उनका नून लीग से कोई ताल्लुक है। तो इसलिए ये सारा इसलिए नेक्सस बिल्ड किया जा रहा है ताकि बशीर मेमन के इल्जामात को खान साहब के मुखालफिन की
साजिश करार देकर डिस्क्रेडिट किया जा सके। इसके लिए बशीर मेमन की जानिब से पीपल पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ उनकी की गई तहकीकात को भी बुनियाद या जवाब बनाया जा रहा है। बशीर मेमन ने मेगा करप्शन स्कैंडल की जो इंक्वायरी थी वो उसमें बहुत सारी एविडेंस बशीर मेमन के दरियाफ्त किए हुए, वो तहकीकात मुस्लिम लीग और ये इसमें हुक्मरान जमात के लोग कह रहे कि ये चूंकि मुस्लिम लीग नून के दौर में तहकीकात हो रही थी तो उन्हीं के कहने पर की जा रही थी। बशीर मेमन और अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर अब बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है और इनका नेक्सस मुखालफिन से जोड़ने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जबकि गैर जानबदार तरीके से देखा जाए तो मेरिट इस बात का तकाजा करता है कि अगर हुकूमत पर किसी ने एलिगेशन लगाए हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ये एलिगेशन किसी आम आदमी ने नहीं लगाए, FIA के एक जिम्मेदार अफसर ने लगाया है जो कि बहुत ही बड़ा ओहदा है। तो हुकूमत बशीर मेमन के बयान की तहकीकात के लिए कोई कमेटी बनाए या वजीर कानून फरोग नसीब जिन पर खुद संगीन इल्जाम लगे हैं वही सुप्रीम कोर्ट से उसकी तहकीकात के लिए कमीशन बनाए, तो इस पर कोई बात नहीं हो रही। अब बशीर मेमन अपने इल्जामात पर स्टैंड कर रहे हैं जबकि हुकूमत इस मामले में बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बशीर मेमन ने कामरान शाहिद के सवाल पर कि वो अपनी बातों को किसी भी अदालत के फोरम पर साबित कर सकते हैं या नहीं, उन्होंने इसका जवाब कुछ यूं दिया। आपकी बातों को जो है ना वो चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई ना मुलाकातें हुई, मैजिस्ट्रेट फाइज ईसा से मुलाकात का कोई रेफरेंस हुआ, उन्होंने आप पे बल्कि 50 करोड़ जाने का दावा भी कर दिया है। तो आर यू रेडी फॉर द लीगल बैटल? मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल मैं उसको लीगली फेस करूंगा। दूसरा ये है कि मैं तो कहता हूँ ये मिनिस्टर साहब है, मिनिस्टर लॉ है, ये लिखे सुप्रीम कोर्ट को, अटॉर्नी जनरल साहब को लिखे और वो सुप्रीम कोर्ट को लिखे कि एक जज को बिठा के इंक्वायरी करवा लें, बहुत अच्छा होगा। और लॉ मिनिस्टर है ना, लॉ मिनिस्टर है और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, वो एक चिट्ठी लिखे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाए जो बैठ के सुप्रीम कोर्ट बैठ के इस पे इंक्वायरी करे सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन मेमन साहब आपके पास अपनी बातों को सबूत है या योर वर्ड्स अगेंस्ट देयर वर्ड्स, ये हिसाब चल रहा है? नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। मतलब मैं आई एम अ पुलिस ऑफिसर, आई नो व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बशीर मेमन के हालिया इंकशाफात ने जहां पूरे सियासी निजाम पर सवाल उठा दिए हैं, वहीं पर सीनियर रैंक के पर्सन नदीम मलिक ने अपने प्रोग्राम में एक तहलका है अंगेज दावा किया। यह बात सबको मालूम है, लेकिन उन्होंने अपने प्रोग्राम में अपने हवाले से यह क्लेम किया है कि उन्हें 2 सरकारी सीनियर अफसरान ने बताया था कि जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई। एक शख्स सीनियर आदमी थे, उनसे मिलने का मौका मिला, 2 लोग थे बल्कि, उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे मज़े की एक बात बताई, मैं पूरी तफसील तो ऑन एयर बता नहीं सकता कि उसमें कुछ हमारे बड़े ताकतवर अदारों के 1 या 2 लोगों के नाम आते थे, मैं पूरी तक कहानी नहीं बता सकता। लेकिन उनकी अगर मैं कहानी को सामने रखूं तो उससे ये तासुर मिलता है कि एक वीडियो थी 30 साल पुरानी जज अरशद मलिक की। जज अरशद मलिक को PMLN इस होप पे वहाँ पे तवक्को रख रही थी कि एहतसाब अदालत के अंदर नवाज शरीफ की वो बेल कर देंगे। नून लीग से उनके राब्ते थे, एक लिंक मौजूद थे पहले से। वो ऐसे नहीं थे कि अरशद मलिक कहीं से आए थे और नवाज शरीफ को उसका पता ही नहीं था। ये कोई पता नहीं क्या है, मिड जैक या कोई ऐसा यहाँ पे जगह भी है जिनके साहब का भी उनसे कोई ताल्लुक वास्ता था, तो एश्योरेंस वगैरह थी। दूसरी पार्टी जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके हाथ में वो 30 साल पुरानी वीडियो आ गई और वो वीडियो काबिल एतराज़ वीडियो थी। और उस काबिल एतराज़ वीडियो को 30 साल पहले जब वो मुल्तान में पोस्टेड थे उस वक्त रिकॉर्ड किया गया था। उसमें उनके साथ कोई और शख्स भी मौजूद थे और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। जज साहब को तलब किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में एक जगह के ऊपर, उनको बताया गया कि ये वीडियो भाई ये देखो, अगर तो सीधे हाथी केस का फैसला करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वीडियो मंजरे आम पर आ जाएगी। उनको यकीन दहानी कराई कि तुम फैसला करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जज ने जाकर अरशद मलिक ने फैसला वैसा सुना दिया, नवाज शरीफ की नाहली होगी। ये मैंने जो बातें उन्होंने सुनाई एज इट इज़ मैं आपको बयान कर रहा हूँ। सच और झूठ का वजन उन दोनों लोगों के ऊपर है, बहुत जिम्मेदार सीनियर लोग थे। फिर यही वीडियो सेम वीडियो PMLN के हाथ में आई और PMLN में भी नवाज शरीफ के बरखुरदारों के हाथ में आई। और उसके बाद वो अरशद मलिक मिलने आते हैं नवाज शरीफ से और वो माफ़ी तलाफ़ी करते हैं कि ये हो गया था, वीडियो उनके हाथ में आ गई थी तो मैं क्या करता, उसी वीडियो को उसको बताया कि ये वीडियो तो हमारे पास भी है। तो उसने फिर पूरी कहानी जब सुना रहा था कि मुझे इस तरह बुलाया गया और मैंने ये किया, वहाँ उसकी दोबारा रिकॉर्डिंग की गई। और वो रिकॉर्डिंग जो थी वो वाली है जो वो नासिर साहब हैं जो लंदन चले गए हैं, जो भी उनका नाम है, उन्होंने वहाँ की। फिर इनको यहाँ से सऊदी अरब ले जाया गया, सऊदी अरब में दूसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग की गई
और उसमें उन लोगों के नाम भी मौजूद हैं, इसलिए मैं एतराज़ कर रहा हूँ कि मैं ऐसी चीज़ ना बोल जाऊँ जिसके ऊपर कोई लीगल इशूज़ आ जाए। अब बशीर मेमन के बयान और नदीम मलिक के इस इंकशाफ को सामने रखा जाए तो सारी कहानी समझ में आ जाती है कि किस तरह इख्तियारात और ओहदों का नाजायज इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह सरकारी इदारों को सियासी मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका फायदा किसी एक शख्स को, किसी एक जात को तो हो सकता है, लेकिन जो इसका नुकसान होता है वो किसी एक शख्स की जात को नहीं होता। इसका नुकसान पूरे मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ता है, पूरा मुल्क इससे दो चार होता है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में ये खेल दहाइयों से खेला जा रहा है। दोनों शख्सियात के बयानात को, नदीम मलिक भी सीनियर एंकर पर्सन है और बशीर मेमन जो कि साबिक DGFI रहे हैं, इन दोनों के बयानात को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर या पाकिस्तान के जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं या इक़्तिदार का जो खेल है उसकी सारी कहानी आसानी से समझ आ जाएगी। और तहरीक लबैक पाकिस्तान TLP ने कालअदम करार दिए जाने के हुकूमती फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपील दायर कर दी है। तहरीक लबैक पाकिस्तान को पिछले दिनों फ्रांस के खिलाफ एहतजाज के फैसले के बाद सड़कों पर निकलने और पुलिस पर तशद्दुद करने के इल्जाम में कालअदम करार दे दिया गया था। तो TLP ने सेक्रेटरी दाखिला के पास जो अपील दायर की है उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान सिर्फ मजहबी जमात नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात है जिसका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर जो पाबंदी लगाई गई है वो बिला जवाज है। तो सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में तहरीक लबैक की इस अपील का जायजा कल लिया जाएगा। अब तौहीन रिसालत पर फ्रांसी सफीर को मुल्क बदल करने के मुतालबे पर एहतजाजी मुजाहरों के बाद इसी महीने वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत तहरीक लबैक को कालअदम करार दिया था। वजारत दाखिला की जानिब से भेजी गई सर्कुलर समरी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने मंजूर की थी, जिसके बाद TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालअदम करार दिया गया था। अब तहरीक लबैक ने उस पाबंदी के खिलाफ अपील दायर कर दी है। बुनियादी तौर पर तहरीक लबैक पर पाबंदी के लिए जो मुद्दई है वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है बल्कि पंजाब गवर्नमेंट है। पंजाब गवर्नमेंट ने पुलिस और CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की अप्रोच पर या उनकी सिफारिश पर कालअदम तहरीक लबैक के खिलाफ यानी कालअदम तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए सिफारिश की थी, जिसे फेडरल गवर्नमेंट ने काबीना के जरिए मंजूर किया था। अब सिर्फ हुकूमत पंजाब इस मामले की फरीक है और वही इसमें अपना मौक़िफ़ दे सकती है। कल जब इजलास होगा उसमें हुकूमत पंजाब, CTD के लोग, पुलिस के लोग और वो तमाम स्टेक होल्डर जिन्होंने इस पाबंदी के लिए सिफारिशत की थी वो सेक्रेटरी दाखिला के इजलास में शरीक होंगे और पाबंदी के हवाले से जो है इस पर बात करेंगे। तो तहरीक लबैक पर 11B के तहत जो पाबंदी लगाई गई थी उसमें एक शिक 11C है जिसके तहत वो पाबंदी के खिलाफ अपील कर सकती है। हुकूमत और तहरीक लबैक के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था उस मुआहिदे के बाद बहुत से लोगों को रिहा कर दिया गया है। कुछ लोगों को उसने रिहा कर दिया गया था जो MPO के तहत पकड़े गए थे और बाद लोगों की कुछ पिछले चंद दिनों में जेलों से जमानत हो रही है और वो रिहाई पा चुके हैं। कालअदम तहरीक लबैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी वो गिरफ्तार है और उनका केस अभी तक किसी अदालत में नहीं लगा। जरा ये कहते हैं कि हुकूमत ने कालअदम तहरीक लबैक की अपील की मुखालफत ना करने का फैसला किया है और ये पाबंदी जो है वो हटा ली जाएगी। ये पाबंदी उस माहिदे के तहत भी हटाई जा रही है जो हुकूमत और तहरीक लबैक के माबैन हुआ था, जिसके बाद ही सीज फायर हुआ और तहरीक लबैक ने फ्रांसी सफीर के खिलाफ करारदाद पार्लियामेंट में पेश करने के मुतालबा पूरे होने पर अपना एहतजाज जो है वो खत्म कर दिया था। यहाँ पे लेकिन ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी राय में इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू कर रहे हैं गवर्नर सरहद शाह फरमान रिपोर्टर में और
बड़ा अहम मौजू है। ये वीडियो, ये क्लिप सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल हुआ है। देखते हैं क्या फरमाते हैं शाह फरमान। इशू हो करप्शन का, वहां अगर आप माफिया को चैलेंज करें, माफिया के पास इतने पैसे हैं कि वो आपके ग्रुप बना सके, और पार्लिमानी निजाम के अंदर एक तो कार्टेल्स हैं प्राइवेट, एक है इदारों की सूरत में। मुझे आप ये बताएं कितने फ्लोर मिल्स हैं जो मेरिट पे मिले हैं, सियासी तौर पर नहीं मिले। मुझे ये बताएं कि ये सारे शुगर मिल सियासतदानों की क्यों हैं, और अगर खुद डायरेक्ट कोई सियासतदान नहीं है तो उसका फ्रंटमैन सियासतदान है, वो उसके अपने एमएनएस बैठे हुए हैं, एमपीएस बैठे हुए हैं। तो मुझे तो देखे ना जी, या तो कोई बंदा डायरेक्टली पॉलिटिकल बंदा है। आप समझते हैं कि ये कार्टेल्स इस वक्त हुकूमत गिरा सकते हैं या गिराने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इस वक्त कोई 8-9 की मेजॉरिटी है पीटीआई की कोalition को मिला के, जी हाँ, अगर कोalition पार्टनर कहीं एक तरफ हो जाए, या अगर आपसे वो 15 एमएनएस खरीद लें, नहीं वो 11 एमएनएस तो कल गए थे तो ठीक है ना। तो अगर 11 एमएनएस खरीद ले, तो अगर कोई किसी करप्शन के इश्यू के ऊपर गवर्नमेंट गिरा सकता हो, तो गरीब आदमी को मैं ये आज बता दूं कि उनके लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला इस निजाम के अंदर, जहां आपके कार्टेल और आपके माफिया। तो फिर कहने वाले ठीक ही कहते थे कि खास साहब माफिया वो नहीं जिसको आपने और आपके चाहने वालों ने मिलकर गिराया, बल्कि माफिया वो है जिसने आपको सपोर्ट किया, फाइनेंस किया, आपको इक्तिदार में लाए और प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं और तनाजा भी किसी बात पे नहीं है, लूट मार के माल पर है। यानी 2.5 साल में पाकिस्तान को बर्बाद करने के बाद हुक्मरान जमात हाथ जाड़ रही है और कौम को बता रही है कि जी करप्ट अफराद मिलकर हमारी हुकूमत गिरा रहे हैं, इसी वजह से हम अवाम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी एक बार फिर इस बात का एतराफ किया जा रहा है कि जागते रहना साढ़े न रहना। तो हुकूमत गिरने का खतरा अपोजिशन से नहीं है, बल्कि करप्ट माफिया से बयान किया जा रहा है, जिसने हम ख्याल ग्रुप बना लिया है। यानी इशारा जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से है। तो इसका मतलब यह कि यही वो माफिया है जो हुकूमत का हिस्सा है और अब अपनी करप्शन बचाने के लिए मुतहरक है। अगर किसी ने अराकीन असेंबली को खरीद कर या लोटे बनाकर हुकूमत गिराना होती, तो खास आपके सियासी मुखालफिन पिछले 2.5-3 साल में मुकदमात भुगतने की बजाय अब तक उनकी हुकूमत गिरा चुके होते। तो 2.5 साल में तो किसी ने यह काम किया नहीं कि बंदे तोड़कर हुकूमत गिराई जाए, 10-12 एमएनए खरीद लिए जाए। तो उसकी वजह यही है कि खास साहब को जो लाए थे वो बड़े ताकतवर लोग हैं, वही उनकी हुकूमत के गारंटर हैं। अब हुकूमत अगर ये क्लेम कर रही है कि उनकी हुकूमत गिरने वाली है और करप्ट लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, ग्रुप बना लिया है, अलग हो जाएंगे, हुकूमत गिरा लेंगे, तो क्या आज गारंटर पीछे हट गए? और आगे बढ़ते हुए वज़ीर के मामले खसूसी अली नवाज ऐवान गुफ्तगू कर रहे हैं इसी मौजू के ऊपर। जहांगीर तरीन ने कहा मौजू है, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। दूसरी जहांगीर तरीन की जो बात आई, मुझे बताया अगर वो रिप्लेस हुए तो किससे रिप्लेस हुए? उस बंदे नहीं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जहांगीर तरीन की दे दी गई है उनको, बैरिस्टर अली जफर को। सर बैरिस्टर अली जफर को दे दी गई है, शहजाद अकबर से लेके साहब को हटना पड़ा, पेट्रोलियम के मिनिस्टर साहब को हटना पड़ा, उसके ऊपर उन्होंने जो रिपोर्ट है उसके ऊपर इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया हुआ। लोगों के मैं आपसे सर एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो क्लेम किया राजा रियाज ने, आप तरदीद करते हैं उसकी? बीइंग मामले खसूसी प्राइम मिनिस्टर के शहजाद अकबर को अलग कर दिया गया जहांगीर तरीन की इन्वेस्टिगेशन से, जो प्राइम मिनिस्टर के एक और दोस्त है, एक बिल्कुल नहीं किया गया। आप तरदीद कर रहे हैं कोई चीज नहीं, इस तरह की कोई चीज नहीं। और डॉक्टर रिजवान अख्तर को भी इसलिए चेंज नहीं किया गया कि जहांगीर तरीन को खुश करना था, ये भी ऐसी कोई बात नहीं जिसको चेंज कर दिया गया। यानी एक बंदा 70 ना, आपको पता कैसे चलेगा कामरान भाई? जी भाई, कामरान भाई ये आप ही से पूछ रहे हो ना, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेंगी और सारी चीजें नहीं, मुझे सर इन्वेस्टिगेशन अली नवाज ऐवान साहब एक बात बताएं, इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी? एक बंदा 70% काम कर चुका था जहांगीर तरीन पे और खुसरो बख्तियार की मिल्स पे, वो उनकी गिरफ्तारी इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मांग रहा है, प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर दिया। इसका क्या मतलब लिया जाए सर?
नहीं, देखिए आप जरा इसको मिक्स कर रहे हैं। अगर आप ये समझें कि किसी को इसलिए चेंज किया गया है कि इंक्वायरी के प्रोसेस में हर्डल डाली जाए, कामरान भाई आप प्राइम मिनिस्टर को मुझसे ज्यादा जानते हैं। नोबडी कैन डेयर आस्क प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि किसी प्रोसेस के जो प्रोसेस जा रहा है उसके अंदर जाके इंटरफेयर करें और एहतसाब और इन चीजों के अंदर दाखिल हो। मैं अपना पर्सनल केस बता सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कभी भी इन मेरा गुमान ये है कि खान साहब जहांगीर तरीन के केस को अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और अवाम के अंदर ये तासुर देना चाहते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो माफिया उन्हें ब्लैकमेल करने पहुंच जाता है। ये लोग ना खान साहब को चीनी सस्ती करने देते हैं ना कोई और काम करने देते हैं। अब जहांगीर तरीन खान साहब के इस खेल को समझते हैं और वो कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार नहीं, इसलिए वो फड़फड़ा रहे हैं, मुजाहमत कर रहे हैं और ग्रुप बना के सामने आए हैं। खान साहब कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि वक्त से पहले उनकी हुकूमत गिरा दी जाए, तो इसीलिए खान साहब ने थोड़ा सा हाथ खींच लिया। इसीलिए हम ख्याल ग्रुप के साथ मुलाकात से पहले इंक्वायरी अफसर को तब्दील करने की सिर्फ खबरें चलाई गई, तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जब तक मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो उस वक्त तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो मेरे जरा ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन का केस शहजाद अकबर खुद देख रहे थे और डॉक्टर रिजवान उन्हीं ही को रिपोर्ट कर रहे थे। डॉक्टर रिजवान जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए इजाजत मांगी थी या उन्होंने मुकदमा दर्ज किए थे, तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसमें लगे कि वो बड़े ईमानदार आदमी और बड़ा अपराइट काम करना चाहते हैं। जो जराए है वो ये कहते हैं कि ये दरअसल मारो कम और घसीटो ज्यादा वाला केस है, यानी थोड़ा जहांगीर तरीन को तुनका लगाना भी जरूरी था। एक भी FIR या मुकदमा ऐसा नहीं बनाया गया जिसकी बुनियाद पर किसी को सजा हो सके, तो कमजोर जवाज के ऊपर FIR काटी गई है। तो हकीकत यह है कि शुगर केस की इंक्वायरी पहले भी अबू बकर खुदाबख्श के पास थी, अब भी उन्हीं के पास है, और आप शहजाद अकबर को हटाएं या लगाएं, मगर जो असल काम है वो यही है कि ये जो करप्शन वाला केस है या शुगर वाला केस है, खान साहब एक अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि वो करप्शन के खिलाफ काम करना चाहते हैं, लेकिन माफिया उन्हें नहीं चलने देता। 2.5 साल तो उन्होंने सियासी मुखालफिन पे इल्जाम लगाया, अब वो इल्जाम उन लोगों पे लगा रहे हैं जिनसे वो जान छुड़ाना चाहते हैं। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं पीपल पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच चौधरी मंजूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि एक ऐसा एहतसाब जो सभी इदारों के लिए हो, जो जजेस के लिए, जर्नलिस्टों के लिए, जो जनरल्स के लिए, जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सियासतदानों के लिए, जर्नलिस्टों के लिए, सबके लिए एक छत के तले, बिजनेसमैनों के लिए, सबके लिए एक छत के तले। जर्नलिस्ट आपने 2 दफा कह दिया। मैं माइनस कर देता हूँ, मैं एक माइनस कर मैं 1.5 दफा वापस ले लूं, आधी दफा रहने में। अच्छा ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक ऐसा सेटअप जब तक नहीं बनता, ये एहतसाब क्या एहतसाब हो रहा है कि आप अपने मुखालफिन को उठा कर जेलों में डाले जाए। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, क्या फर्क है उमनी ग्रुप के केस का और जहांगीर खान तरीन के केस का। मनी लॉन्ड्रिंग पे उनके भी इल्जामात हैं, इनके भी हैं, स्टॉक्स बाकी चीजें, उनको गिरफ्तार करो, जेलों में डालो, इनके लिए कानूनी और हैं। क्या इनको अभी तक इनके खिलाफ हुआ है? चौधरी साहब फरमाते हैं कि ये जनाब मुखालिफिन नहीं, वो लोग जो पिछले 30-35 साल में कॉरिडोर ऑफ पावर्स में बड़े ओहदों पे रहे, सियासतदान बड़े बड़े ओहदों पे रहे, सवाल तो उन्हीं से होगा ना। अब्दुल कदूस नाई से, अब्दुल रहमान टैक्सी ड्राइवर से, या अब्दुल गफ्फार चीनी फरोश से तो सवाल नहीं होगा ना। ना किसी परचून फरोश से सवाल उन्हीं से होंगे जो बड़े ओहदों पे रहे। आप लोग हुकूमत में रहे तो आपसे सवाल हो रहे हैं, बस इतनी सी बात है।
आप में ये जुर्रत नहीं है, आप में ये जुर्रत नहीं है, आप मुशर्रफ से नहीं पूछ सकते। तो आप में हिम्मत नहीं है कि जनाब मुशर्रफ से पूछे कि आपके अकाउंट में 1 अरब रुपया कहां से आया, वो तोशाखाना में क्यों नहीं जमा हुआ। आप में हिम्मत नहीं है। चॉइस साहब ये हिम्मत, एक बात करूं, चॉइस साहब ये हिम्मत पीपल्स पार्टी और नून लीग में है। वैसे मेरी बात सुन ले, नहीं है। कोई माने या ना माने, मगर यह हकीकत है कि इस मुल्क में सियासतदान कभी इतने ताकतवर नहीं रहे कि वो सवाल पूछने की हिम्मत कर सकें या एहतसाब के लिए सबको एक ही सब में खड़ा कर सकें। अब कुछ लोग और कुछ इदारे मुकद्दस है जिन्हें आइन के जरिए बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, और ये तहफ़्फ़ुज़ किसी और ने नहीं, खुद सियासतदानों ने दिया है। इसीलिए उनके एहतसाब का निज़ाम अलग है और बाकियों के एहतसाब का निज़ाम अलग है। तो जब सियासतदानों ने खुद इदारों को तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है, तो ये जो अवाम के सामने मासूमियत और मजलूमियत का ढिंढोरा है, ये क्यों पीटा जाता है। सियासतदान हमेशा इस मामले में विक्टिम कार्ड खेलते हैं, अवाम को ये बावर कराना कि कुछ लोग बड़े ताकतवर हैं और बाकी अवाम भेड़ बकरियां हैं। ये वो बयानिया है जो सियासी मकासद के लिए इख्तियार किया जाता है, ये अवाम से हमदर्दी हासिल करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है। क्या किसी सियासी जमात ने आज तक इस बात की हिम्मत की है? क्या सियासतदान इस बात पर मिलकर बैठे हैं कि कोई एक ऐसा कानून बना सके जो सबका एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड कर सके? तो कभी सियासतदान एक हो नहीं सके या उन्हें एक होने नहीं दिया गया, क्योंकि वो एक होते तो फिर ये कानून बदल चुका होता या नया कानून आ चुका होता। तो जवाब नफी में है। तो किसी भी सियासी जमात बशमूल मौजूदा खान साहब की जमात के किसी में इतनी हिम्मत नहीं और ना ही ऐसी कोई नीयत या ख्वाहिश दिखाई देती है कि एहतसाब का कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए जिससे एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो और सब एक ही सब में खड़े हो। तो ये जो एहतसाब वाला नैरेटिव है ना, ये सिर्फ सियासी मुखालफिन के लिए ही और सियासतदानों का आपस में म्यूजिकल चेयर के लिए ही नजर आता है। इसमें कोई नेक नियति दिखाई नहीं देती। वरना नैब को या नैब का इदारा बनाने के बजाय एक ऐसा इदारा बनाया जाता जो सबका एहतसाब यकसा तौर पर कर सकता। और अब बात करें वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब, जिन्हें कल ही जिम्मेदारियां दी गई हैं। फर्रुख हबीब को वज़ीर मुमलिकत बनाने के बाद जो है खान साहब की काबीना ने निसफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली, मुबारक हो। खान साहब कहा करते थे कि मैं 4-5-10 बंदों के साथ हुकूमत चलाऊंगा और ये इतनी काबीना बड़े अखराजात होते हैं, तो माशाल्लाह 50 की टीम तो उनकी भी पूरी हो गई। तो फर्रुख हबीब गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। अब्बासी नैब को मतलूब में हमने थोड़ी केस बनाया, चले सारी बातें छोड़ दें पीएमएलएन के केसेस की। यही बशीर मेमन साहब ने क्या जाली अकाउंट्स के केसेस नहीं बनाए आसिफ अली जरदारी के ऊपर? एक एक चीज को नहीं करेदा। क्या इन्होंने अपने एक खास बंदे को जो है वो जीआईटी के तौर के ऊपर वहां पर नहीं लगाया हुआ था? सिंध के अंदर जो चीजें कुरेद के लेकर आ रहा था उस वक्त किसको बेनिफिट दे रहे थे? पीएमएलएन को दे रहे थे। जाली अकाउंट्स थे, हकीकतवाद थे, लेकिन बेनिफिट किसको दे रहे थे? पीएमएलएन को दे रहे थे। क्या शहबाज शरीफ की टीटियां नहीं निकली? आज एफआईए का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, सिर्फ एफआईए की 25 अरब रुपए की टीटियां हैं। वो जज साहब का इख्तलाफी फैसला आज भी मौजूद है जिसमें वो कह के गए हैं कि शहबाज शरीफ अपनी टीटियों के बारे में कुछ नहीं बता सके, और वो टीटियां वो हैं जो नैब ने पकड़ी हैं 7 अरब की। अभी 25 अरब का जो एफआईए का टीटियों का केस है उसका हिसाब अलग है। तो अगर एफआईए टूथलेस बन के बैठा हो और उसका डीजी जो है वो कंप्रोमाइज, समझने दें, आप ये कह रहे हैं कंप्रोमाइज हो, आप डीजी को कंप्रोमाइज था भाई, नून लीग से मिले हुए भाई, कंप्रोमाइज थे। जहां पर ओपन एंड शट केसेस हैं, आपने टीवी प्रोग्राम्स किए हैं, जहां पर सलमान शहबाज मुल्क से बाहर भागा हो, जहां पर हमजा शहबाज के अकाउंट में टीटियां आई हो, शहबाज शरीफ के अकाउंट में टीटियां आई हो, तहमीना दुरानी को घर दे के खरीदे हो, 96H का घर खरीदा हो, उसके ऊपर आंखें बंद की हो, आंखों पे पट्टी बांधी हो, और एफआईए एक ऐसा इदारा बन के दिखाए कि जिसके अंदर उसके पास ताकत नहीं है, जान नहीं है, डायरेक्ट फेवर दे रहे थे पीएमएलएन को। और कल भी इन्होंने रेस्क्यू किया है। मरियम नाकाम हो गई ना, वो तो कह रही है कि हुकूमत गिरानी थी जिन्होंने, वो 5 साल की बात कर रहे हैं, अब हमें तरले कर रहे हैं जी 5 साल आप पूरे कर लें जी, हम स्ट्रगल नहीं कर सकते, हमारे पीछे लोगों को निकल सकते। कल इन्होंने एक स्पिन देने की कोशिश की है और बार में खिलाड़ी के तौर के ऊपर बशीर मेमन जो है वो सामने आए। इनके अंदर, उनके इल्जामात के अंदर कोई जान नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, कोई। हुक्मरान जमात ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन को उनके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ यानी हुकूमत के सबसे बड़े मुखालिफ मुस्लिम लीग नून ने लॉन्च किया, और उन्होंने जो इल्जामात खान साहब पर लगाए गए हैं वो गलत है और बेबुनियाद हैं।
तो ये इस मुल्क का बड़ा अलमिया है, ये कोई नई बात नहीं है। या सच बोलना मुश्किल काम नहीं है, बहुत से लोग सच बोलते हैं, लेकिन असल बात सच को सच साबित करना है, वो मुश्किल काम है। बशीर मेमन बड़ी अच्छी रेपुटेशन के हामिल अफसर रहे हैं। हाँ साहब ने भी इसीलिए उन्हें DGFIA लगाया था और पूरी छानबीन तहकीकात के बाद लगाया गया था कि ये फेयर आदमी है, ये किसी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रखता। वरना खान साहब ने तो पिछली हुकूमत के साथ एफिलिएशन रखने वाले अफसरों को या तो अंदर कर दिया या उन्हें हटा दिया, कहीं और लगा दिया। तो जो बातें बशीर मेमन कर रहे हैं, ये बातें आम लोग एक अरसे से कर रहे हैं और दुनिया इस बात को जान चुकी है कि हुकूमत किस कदर मुंतकम मिजाज लोगों के हाथों में है। जब एक जज को, एक इदारे के सरबराह को उनकी वीडियो की बिना पर एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जाता है, तो फिर बाकी क्या रह गया? महज ये कह देने से कि जी जो इल्जाम लगा रहा है वो मेरा सियासी मुखालिफ है, तो इल्जामात को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जा सकता। कोई भी शख्स, खा वो कितनी ही गहरी सियासी वाबस्तगी क्यों न रखता हो, इतने संगीन इल्जामात, वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर, वो बगैर सबूत के लगा ही नहीं सकता। और बशीर मेमन के इल्जामात को महज तर्जमानों के जरिए वाइप आउट नहीं किया जा सकता। तो हुक्मरान जमात बशीर मेमन का तल्लुक मुस्लिम लीग नून से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो आसिफ जरदारी की जो तहकीकात है मेगा करप्शन की, उनको जवाब बना रही है, क्योंकि ये उन्होंने तहकीकात की थी बशीर मेमन ने, और बशीर मेमन की तहकीकात की बुनियाद पर जरदारी साहब के खिलाफ मेगा करप्शन स्कैंडल बने थे। अब हुक्मरान जमात की इस कोशिश का फायदा किसी और को हो ना हो, लेकिन जरदारी साहब को जरूर होगा। कल को वो भी हुकूमत के इस मौक़िफ़ को अदालत के सामने रखेंगे कि बशीर मेमन तो नून लीग का आदमी था और ये मेगा करप्शन स्कैंडल उन्होंने बनाए, तो फिर हुकूमत जो नैब के पल्ले क्या रह जाएगा और हुकूमत के पल्ले क्या रह जाएगा? तो जिसके खिलाफ भी कल को तहकीकात होंगी, वो तहकीकाती अफसर का तल्लुक मुखालिफ सियासी जमात से मिलाकर जान छुड़ा लेगा, तो कोई तो अकल को हाथ मारे। और कराची के हल्के ने 249 में ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। जब तक आप तक ये प्रोग्राम पहुंचेगा तो आपके पास नताइज आना शुरू हो चुके होंगे। 30 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है। 276 पोलिंग स्टेशन है और सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 7 बजे तक जारी रहा। नून लीग ने पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरख्वास्त की थी, जो पूरा नहीं हो सका। पोलिंग के रोज़ ज़िला कबाड़ी में मुकम्मल, ज़िला गर्मी के तमाम इलाकों में तातील रही। इसमें जो बड़ी नशिस्तों पे मुकाबला है उसमें मुस्लिम लीग नून के मुफ्ता इस्माइल और PTI के अमजद आफरीदी और पाक सरजमीन के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद साहब के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। और देखा यह गया है इलेक्शन पोलिंग के दौरान कि मुस्लिम लीग नून के कैंपों में काफ़ी रश दिखाई दिया और PSP भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दी, बल्कि MK वालों के साथ उनका आमना सामना भी हुआ और झगड़ा भी हुआ। पीपल्स पार्टी भी एक्टिव दिखाई दी और PTI जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है, वो उनके कैंप ऑफिस तो ज़्यादा भरे दिखाई नहीं दिए, लेकिन जो पोलिंग का मामला है वो हो सकता है कि बेहतर हुआ हो। ये नताइज बताएंगे, क्योंकि जो सर्वे आए हैं इससे पहले उसमें ये कहा गया जी PTI बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है और वो जीत सकती है। जो सबसे आम शिकायत हुई है लोगों को, जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, वो ये कहती हैं जी हमें हमारा जो है वो पोलिंग स्टेशन बदल दिया गया, किसी के शनाख्ती कार्ड का मसला है। तो जो सबसे ज़्यादा शिकायतें आज आई वो लोगों की ये थी कि वो जहां उनको वोट डालना था वो डाल नहीं सके। तो रोज़े की हालत, कोरोना का ख़तरा, इन सब खदशात के बावजूद जो है टर्न आउट मुनासिब ही रहे, बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा है ना कम है। तो जब तक आप ये प्रोग्राम देखेंगे आप तक ये रिजल्ट जो है पहुँच चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।